अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर पे बात शुरू की थी। प्रोसेस कॉस्टिंग किस किस्म की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इन इंडस्ट्रीज़ के कुछ ख़ास फीचर्स जो कि कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में डील करना हम सीखेंगे कि जब ये इस तरह के हालात एग्जिस्ट करें तो कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन को कैसे हम एडजस्ट करते हैं। हमें कॉस्ट पर यूनिट के कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी ज़रूर है, लेकिन कॉस्ट की कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी जो ये पैदा करती है ये इंडस्ट्रीज, उससे डील करना हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखना है। उसके लिए कल हमने प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट उस पर बात की थी। डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटीज़, डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट और क्रेडिट साइड पे आउटपुट और लॉसेस भी आएंगे। अगर जब लॉसेस आ जाए तो वो भी हमने यहाँ बताना है, और साथ उसकी कॉस्ट। ये हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंट का हिस्सा था। प्रोसेस अकाउंट हमारी उसका सेटअप था। और देन हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की टर्म्स पे बात की थी, और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए एक बेसिक फार्मूला, उसके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो कोई इशू यहाँ तक, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। अच्छा जी, अभी तक हमने जो डिस्कशन की, जो कल हमने इलस्ट्रेशन 6 भी प्रोसेस अकाउंट की उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कशन में नहीं लाए। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस की हमने बात नहीं की, जबकि रियलिटी में एट टाइम जो लॉस्ट यूनिट्स होते हैं वो सेलेबल होते हैं। एट टाइम, नॉट ऑलवेज, एट टाइम लॉस्ट यूनिट्स आर सेलेबल। फॉर एग्जांपल, हम ये मार्कर बनाते हैं, हमारी प्रोडक्शन में एक्सपेक्टेड लॉस 5% है। 5% लॉस से मुराद क्या है कि हम 100 मार्कर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, 100 मार्कर्स का मटेरियल फीड करेंगे, और फाइनली जब हमें मार्कर मिलेंगे तो इंस्पेक्शन के ऊपर 500 में से मार्कर हमारे मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेड लॉस, कि 5 मार्कर्स, 5 यूनिट्स हमारे मेयार पे पूरा नहीं उतरेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। 95 मार्कर हमारे मेयार पे पूरा उतरेंगे, वो फाइनल प्रोडक्ट में क्लासिफाई होकर कस्टमर को डिस्पैच के लिए पैक हो जाएंगे। अब इस केस में जो तो मार्कर प्रोडक्ट्स के लिए पैक हो गए, कस्टमर के लिए पैक हो गए, वो तो फुल प्राइस पर बिक जाएंगे, लेकिन जो डिफेक्टिव मार्कर्स हैं वो भी किसी ना किसी दाम पे बिक जाते हैं। जैसे आपने यू मस्ट बी फेमिलियर विद ये फैक्ट्री आउटलेट्स और कट प्राइस शॉप ऑफ गारमेंट्स या शूज़। वो क्या होता है, वो यही चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट्स हमारे मेयार के मुताबिक नहीं बनी, जो हम अपने फॉरेन कस्टमर्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, वो हम लोकल सस्ते दामों बेच देते हैं। सो इसको हम कहते हैं कि लॉस यूनिट्स आर एट टाइम सेलेबल। लॉस हुआ हमारा है, वो लॉस ही, मतलब हम कस्टमर के लिए हमने बनाने की शुरू किए, लेकिन इंस्पेक्शन पे आके वो कस्टमर के लिए पास नहीं हुए, है वो लॉस। जब वो फिनिश गुड में क्लासिफाई नहीं हुआ तो वो लॉस है। और लॉस यूनिट्स एट टाइम सेलेबल भी होता है। तो जब लॉस यूनिट सेलेबल होता है तो हम लॉस यूनिट्स की जो सेल वैल्यू है वो रिकॉर्ड करते हैं प्रोसेस कॉस्ट की रिडक्शन। हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमने प्रोसेस में 100 रुपये डाले थे, 100 रुपये में से यूनिट्स तो 95 बन गए, लेकिन जो 5 यूनिट ख़राब हुए 2 रुपये के, वो भी बिक गए। तो हम समझते हैं कि हमारी प्रोसेस कॉस्ट 100 नहीं 98 थी। हमने 95 यूनिट बनाने के लिए जो 100 खर्चा किया था, उसमें से 2 रुपये रिकवर हो गया स्क्रैप बेच के। तो हम अपनी प्रोसेस कॉस्ट को 98 रुपये समझते हैं, जो कि लॉजिकल बात है। मैं अगर आपसे पूछे भाई बनाने में मेरा खर्चा कितना लगा, मेरी जेब से कितने पैसे गए, तो दिए तो मैंने 100 ही थे, लेकिन 2 वापस भी तो आ गए ना, तो नेट तो मेरा 98 बचा। सो अगर हमारे लॉस यूनिट सेलेबल हों तो कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन का फार्मूला हमारा अपडेट हो जाता है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फिर मैं नॉर्मल लॉस के वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्चुअल लॉस में भी मोर और लेस। फार्मूला हमारा विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मल लॉस।
ठीक है जी। हमारा फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट का, जब तो लॉस्ट यूनिट सेलेबल नहीं है तो फिर फार्मूला बेसिक ये रहेगा, जब लॉस्ट यूनिट सेलेबल है तो कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला ऐसे चेंज हो जाता है। क्योंकि हम लॉस यूनिट की सेल वैल्यू को एज रिडक्शन इन प्रोसेस कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं या एज रिकवरी ऑफ प्रोसेस कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन 7 इस रेफरेंस से हम डिस्कस करते हैं जिसमें सिमिलर डाटा कुछ दिया जाएगा। अच्छा, हमारी ये एग्जांपल कुछ आगे चलेंगी ना, ये इलस्ट्रेशन 6 पे ही बिल्ड करते जा रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन 6 कल हमने देखी थी ना, इसी में ही बिल्ड करते जा रहे हैं। इसी में अब हम जो लॉस यूनिट्स आया उनकी स्क्रैप वैल्यू का कॉन्सेप्ट ले आते हैं इलस्ट्रेशन 7 में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एबीसी। इंफॉर्मेशन क्या है? इनपुट क्वांटिटी 3000 लीटर, नॉर्मल लॉस 10%, एक्चुअल आउटपुट 250, एक्चुअल आउटपुट स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स। ये जी अब नई इन्फॉर्मेशन जिसको हम देखने डील करने आए हैं यहाँ पे। स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स 1.8 है, डायरेक्ट मटेरियल 6300, डायरेक्ट लेबर 600 और प्रोडक्शन ओवरहेड 1200। अज्यूम देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कैलकुलेट कॉस्ट पर लीटर ऑफ द आउटपुट एंड प्रिपेयर अकाउंट ऑफ द प्रोसेस अकाउंट बनाइए और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए। इस तरह के केसेस में हम पहले प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं और प्रोसेस अकाउंट बनाने के दौरान हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, प्रोसेस अकाउंट बनाने को हमें कहा गया है, हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड पे 2 कॉलम, एक क्वांटिटीज एक रुपीस, क्रेडिट साइड पे 2 कॉलम, एक क्वांटिटी एंड एक अमाउंट या रुपीस। ये जो हमारा प्रोसेस अकाउंट है, इसको प्रोसेस अकाउंट लिखें, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट लिखें, एक ही बात है। प्रोसेस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। हमारी प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या कॉस्ट इनकर हुई? डायरेक्ट मटेरियल 6300, डायरेक्ट लेबर 600, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, नेवर फॉरगेट दैट, 1200। डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटीज रिकॉर्ड की जाती है। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की हमने? 3000 की। क्रेडिट साइड पे फिर हम एक्चुअल आउटपुट लेते हैं, और अगर कोई लॉसेज हैं तो वो भी लेंगे। हमारे केस में देयर इज नॉर्मल लॉस हमारा 10% ऑफ इनपुट कितना है? 300, और एक्चुअल आउटपुट हमारी कितनी है? 2700। लीजिए जी, ये साइड तो हमारी क्लोज होगी, क्वांटिटीज हमारी बराबर होगी। हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे स्टेप्स का। वो सीक्वेंस क्या है? पहले हम इनपुट कॉस्ट फीड करेंगे, फिर हम इनपुट क्वांटिटीज फीड करेंगे, फिर हम आउटपुट की क्वांटिटीज, आउटपुट एंड लॉसेस फीड करते हुए हम इन दोनों साइड्स को टैली करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है कि भाई हमने स्टेप नंबर 3 किधर गया? तो 3 है ना भाई, है 3 किधर गया? ये 3 है, ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमने क्वांटिटीज को टैली करना है, आउटपुट और लॉसेस फीड करके क्वांटिटीज के कॉलम को मैच करना है। डेबिट क्रेडिट साइड है बराबर होनी चाहिए भाई। अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया है कॉलम का। इस कॉलम को पॉपुलेट करना है, ये हमारा आखिरी स्टेप है। स्टेप नंबर 4, क्रेडिट साइड वैल्यूज के कॉलम को पॉपुलेट करना है। अच्छा जी, इसमें असूल याद रखिए, मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा? लॉसेस और आउटपुट्स यहाँ पे ली जाती हैं, ठीक है जी। और लॉसेस में नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आगे चल के दोनों में मिलेंगे। हमने हर लॉस को अलहदा रिकॉर्ड करना होता है। ये नॉर्मल लॉस है, इस केस में सिर्फ नॉर्मल लॉस और आउटपुट रिकॉर्ड की हमारी साइड टैली होगी। इसका मतलब नॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारा लॉस
सिर्फ नॉर्मल ही हुआ है, क्योंकि नॉर्मल लॉस के बाद जितने यूनिट बचे वो सारे हमें मिल गए। तो हमारा लॉस सिर्फ नॉर्मल ही हुआ है, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस के बराबर है। अब लास्ट स्टेप जब हम जाते हैं स्टेप नंबर 4 के लिए, इसमें इस क्वेश्चन का रेफरेंस से ऐड कर लीजिए, नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, और इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। ये हम बात कर चुके हैं कि जो एक्चुअल आउटपुट होती है इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। ये दो असूल इस क्वेश्चन के रेफरेंस से याद कर लीजिए। आगे ये तो चलते रहेंगे, कोई नई बात आएगी ऐड कर लिया करेंगे। इस कॉलम की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से 2 पॉइंट याद रख लीजिए। नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट वैल्यू जो आती है वो उसकी सेल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है, और एक्चुअल आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट पर यूनिट पे मेजर की जाती है। कल हमने ये वाला काम तो कल कर लिया था, ऐसे ही ना, इसको तो कल हमने कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू कर लिया था, लेकिन कल नॉर्मल लॉस यूनिट की स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं थी। यहाँ पे हमने कुछ इलस्ट्रेशन 6 में वैल्यू साइन नहीं की थी क्योंकि स्क्रैप वैल्यू ही नहीं थी। नॉर्मल लॉस यूनिट्स तो भाई स्क्रैप वैल्यू पे यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे अगर वैल्यू है तो, अगर वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 रह जाता है। लेकिन हमारे केस में यूनिट्स आर सेलेबल, यूनिट्स आर सेलेबल, तो देयर इज वैल्यू। क्या है जिस वैल्यू इनकी 1.8, तो नॉर्मल लॉस 300 इंटू 1.8 540। और एक्चुअल आउटपुट हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू की जाती है, और जब लॉस यूनिट सेलेबल होते हैं, जब लॉस यूनिट सेलेबल होते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? ये है जी फार्मूला, कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला ये है जी हमारे पास। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं यहीं पे ही बोर्ड पे ही सॉल्व करता हूँ इसको स्क्रीन पे। टोटल प्रोसेस कॉस्ट हमारी कितनी है जी? 80,100 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 540 डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो कॉस्ट पर यूनिट इज 2.8 पर यूनिट। लीजिए जी, इस पे हमें एक्चुअल आउटपुट वैल्यू करनी है 2.8 पर यूनिट पे। हम इसको वर्किंग से लेके आते हैं, वर्किंग के रेफरेंस से 2.8 कितनी बनी वैल्यू? 7560, और आप देख सकते हो कि आपकी ये साइड्स मैच होके क्लोज हो जाएंगी। 8100 पे डेबिट साइड और 8100 पे ही क्रेडिट साइड, ये दोनों क्लोज हो गई। डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटीज आती हैं जो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में फीड की। क्रेडिट साइड पे आउटपुट क्वांटिटीज एंड लॉसेज आते हैं। लॉस अगर सिर्फ नॉर्मल है तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा, नॉर्मल लॉस का तो नॉर्मल लॉस है तो वो भी आ जाएगा। अगले सिनेरियोज में हम उनको भी देख लेंगे, बट फिलहाल डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटीज हैं क्वांटिटी कॉलम में, क्रेडिट साइड पे आउटपुट एंड लॉसेज हैं, एक्चुअल आउटपुट एंड लॉसेज हैं। वैल्यूएशन की जब बात आती है तो वैल्यूएशन में जो लॉस की वैल्यू, नॉर्मल लॉस की वैल्यू उसकी सेल वैल्यू के बराबर होती है। अगर लॉस यूनिट सेलेबल है तो लॉस यूनिट की सेल वैल्यू पे हम प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे इसका डेबिट कहाँ जाना है, दूसरा फैक्ट क्या जाना है, वो भी हम जाके भी जल्दी देखेंगे। बट फिलहाल अभी आपके लिए बात यहीं पे, क्योंकि हम सिर्फ प्रोसेस अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस अकाउंट हमने जो बात सीखी है कि अगर लॉस यूनिट सेलेबल है तो लॉस यूनिट से हम प्रोसेस कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। हमने प्रोसेस कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। हमने कहा जी हमारे 8100 लगे थे इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन उस 8100 में से 540 रिकवर हो गए स्क्रैप बेच के, जो इसी प्रोडक्शन से निकला था। इसी प्रोडक्शन से जो स्क्रैप निकला था 540 रिकवर हो गए। बाकी जो खर्चा बचा है उसमें हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट 2700 यूनिट्स बनाई। बाकी जो अमाउंट बची उसमें 2700 यूनिट की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन बनी। कॉस्ट पर यूनिट 2.8 है। एक्चुअल प्रोडक्शन को 2.8 पे वैल्यू किया। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया जी। एनी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 के रेफरेंस से कोई सवाल?
अच्छा जी, बाज़ औक़ात हमारे जो लॉस यूनिट्स होते हैं उनकी सेल वैल्यू नहीं डिस्पोजल कॉस्ट आ जाती है। देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जहाँ पे यूनिट्स का ख़राब हो जाना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। जैसे आप केमिकल इंडस्ट्री में हो, केमिकल इंडस्ट्री में अगर आपका कोई बैच, आप किसी इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाते हो और केमिकल डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को मिला के बनाया जाता है, अगर प्रोडक्शन के दौरान आपने रेशो गलत कर दी तो आपका जो बैच है वो धमाके से फट भी सकता है, वो ज़ाया भी हो सकता है, यूजेबल नहीं रहेगा, सेलेबल नहीं रहेगा। और जब केमिकल सेलेबल नहीं रहता तो इट इज़ नॉट सेलेबल। इन फैक्ट उसको डिस्पोजल की कॉस्ट बढ़ जाती है आपको, क्योंकि केमिकल्स को एनवायरनमेंट में किसी भी शरीफ इलाके में, मुल्क में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें ना आवाम को शऊर है, ना गवर्नमेंट में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ऐसी केमिकल्स जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना वो ज़मीन पे फेंके जाएंगे, ना ज़मीन में दबाए जाएंगे, ना पानी में फेंके जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे केमिकल्स जो हैज़र्डस हैं, अल्टीमेटली उनके असरात ह्यूमंस तक पहुंच जाते हैं, एनवायरनमेंट तक पहुंच जाते हैं। सो इसलिए उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है ट्रीटमेंट के बाद। उनमें जो उनकी हैज़र्डस एलिमेंट है उसको ट्रीटमेंट के बाद ख़त्म करके फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इट कॉस्ट मोर। मतलब कहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट अगर ठीक बन जाती तो बिकनी थी, पैसे आने थे, प्रोडक्ट ख़राब बन गई तो उसको डिस्पोज ऑफ करने पे और पैसे लग गए। सो हम बात करने जा रहे हैं कि बाज़ का लॉस यूनिट्स जो आते हैं वो बिकते नहीं हैं, उल्टा उनको डिस्पोज ऑफ करने पे ख़र्चा आता है। जैसे एक और बिज़नेस की मिसाल दूँ, केमिकल इंडस्ट्री के अलावा टायर इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान में तो टायरों का बड़ा ज़बरदस्त होता है कि नए टायर जो आते हैं पहले वो कारों में इस्तेमाल होते हैं, बड़ी कारों में, नई कारों में। फिर नई कारों वाले लोगों का दिल चाहता है अब नए टायर डलवाएं, वो पुरानी का शॉप पे जाके बेचते हैं। फिर वहाँ से जो पुरानी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग होते हैं वो टायर को थोड़ा सा सफाई सुथराई करके उनको बेच दिए जाते हैं। फिर जब वो भी टायर इस्तेमाल करके थक जाते हैं, टायर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, फिर टायर कहाँ जाते हैं? खोदी गाड़ियों में लग जाते हैं, फिर वहाँ पे इस्तेमाल होते रहते हैं। फिर खोदी गाड़ी वाले भी जब थक जाते हैं, उनके भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, फिर कहाँ जाते हैं? या जूतियाँ बन जाती हैं उनकी, जूतियों के तले लग जाते हैं, हमारे पेशावरी चप्पल का तला बन जाता है, या कि जलसे जुलूस में जल जला जाते हैं। तो मतलब ज़ाया नहीं होता, बिकता है वो टायर हमारा। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे ना खोदे गाड़ियाँ चलती हैं, ना जलसे जुलूस होते हैं, ना पेशावरी चप्पल चलती है। तो उधर जब फैक्ट्री में टायर बने तो जो टायर सेलेबल है वो बिक गए, जो सेलेबल नहीं है मुसीबत बढ़ गई, इनका क्या करें? तो उसके लिए फिर डिस्पोजल कॉस्ट आ जाती है कि भाई अब ये हम टायर ना जला सकते हैं, ना कहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं चीज़ है, रबर है, इसको जलाना नुकसानदेह है, तो फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। बाय द वे वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है भर्ती के लिए, ज़मीनों के नीचे, सड़कों के नीचे। हमारे प्लॉटों में भर्तियाँ डलती है ना, कहाँ से डलती हैं? साथ वाले प्लॉट से मिट्टी उठा के डाल लो। तो उधर भर्ती कहाँ से आती है? ये टायर को श्रेड करके इससे भर्ती बनाई जाती है कि आप, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना और किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं करना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। हमारे इस्लाम का भी असूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको फॉलो नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली करना चाहिए, आप लोग कोशिश किया करें, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अच्छा जी, तो हमने डिस्पोजल कॉस्ट डिफरेंट सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि आप बेचने की बजाय उल्टा खर्चा पड़ जाता है। जैसे टायर इंडस्ट्री में दोबारा अगर हम बात करें, यही टायर इंडस्ट्री पाकिस्तान में हो तो जो टायर्स मेयार पे पूरे नहीं उतरे वो बीपीआर में बिक जाएंगे, उनकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, वो शायद सस्ते दामों बिक जाएंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो टायर बिकेंगे नहीं, उन पे डिस्पोजल कॉस्ट लग जाएगी। तो टायर बिकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में उनकी सेल वैल्यू क्रेडिट हो जाती है, लेकिन टायर बिक ही नहीं रहे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ सकती, बल्कि उल्टा टायर डिस्पोज ऑफ करने पे खर्चा आ रहा है, डिस्पोजल कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। लॉस यूनिट सेलेबल है तो नॉर्मल लॉस की सेल से प्रोसेस कॉस्ट में कमी हुई, कॉस्ट में कमी क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट में। अगर लॉस यूनिट पे डिस्पोजल कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, कॉस्ट में इजाफा डेबिट।
प्रोसेस कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, नॉर्मल लॉस यूनिट की डिस्पोजल कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट को डेबिट करते हैं और हमारा फार्मूला ऐसे हो जाता है, प्रोसेस कॉस्ट में इजाफा आ गया। हमने पहले जब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, प्रोसेस कॉस्ट में कमी। जब लॉस यूनिट सेलेबल थे तो हमने कहा था ये प्रोसेस कॉस्ट में कमी हो जाती है नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू से। यहाँ पे जो की वर्ड यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, भाई हम बात सारी एडजस्टमेंट जो कॉस्ट में करते हैं वो नॉर्मल लॉस की करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट में भी नॉर्मल लॉस यूनिट एडजस्ट हुए में, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहाँ पे भी नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू लेनी है, इधर भी एक्सपेक्टेड आउटपुट में इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस है, इधर भी लॉस यूनिट्स की डिस्पोजल कॉस्ट लेनी है। सो अगर लॉस यूनिट सेलेबल है तो प्रोसेस कॉस्ट में कमी हो जाती है, डेबिट टू द प्रोसेस अकाउंट। अगर लॉस यूनिट में डिस्पोजल कॉस्ट है तो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, कॉस्ट ऐड हो जाती है, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। हमारी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन ये रहेगी। हम इसका केस देखते हैं इलस्ट्रेशन 8 में। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा जी, डाटा हम वही लेके चलते जा रहे हैं जो हमने एक बेसिक एग्जांपल में सीख लिया, सिर्फ एक वैल्यू हम बदल देते हैं यार सवाल में। जैसे इस सवाल में ये वैल्यू बदली है, डिस्पोजल कॉस्ट है, कि बाकी सारी बातें वही हैं। इनपुट क्वांटिटीज भी वही है, नॉर्मल लॉस भी वही है, एक्चुअल आउटपुट भी वही है, इन मटेरियल लेबर ओवरहेड की कहानी भी वैसे ही है, रिक्वायरमेंट भी वही, कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस अकाउंट। ठीक है जी, सब कुछ वैसा ही। हमें यहाँ पे सिर्फ एक एडिशन आ गया, चेंज आ गया कि अब लॉस यूनिट सेलेबल नहीं है, उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। मैं चलें पैरेलल में इसे के यहीं पे नीचे अकाउंट लाया इसका बना देता हूँ बजाय इसको रीडू करने का। मैं इलस्ट्रेशन 8 में यही काउंट पैरेलल में बनाता हूँ। हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं जी। क्वांटिटी एंड रुपीस, क्वांटिटी एंड रुपीस। मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है एंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है। इन डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट स्टेप नंबर 1 6300, 600, 1200। डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटी 3000 स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है, क्रेडिट साइड पे एक्चुअल आउटपुट और लॉस लाइए। इसमें हम एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल लॉस यहाँ पे ले लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2700। नॉर्मल लॉस हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं 10% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस हमारा है 10% ऑफ इनपुट, तो कितना बना 300। तो जनाब जब हमने ये इनपुट यहाँ पे आउटपुट फीड कर दिया, एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल लॉस की हमारी क्वांटिटीज की साइड टैली हो गई। तो इसको तो क्लोज करें ताकि ये कहानी तो हमारी ख़त्म हो। 3000 पे यहाँ पे क्लोज किया, क्वांटिटीज़ की कहानी ख़त्म होगी। अब आ जाइए आखिरी स्टेप वैल्यूएशन का, कि ये जो आउटपुट रह गई है इनकी वैल्यूज़ लगाई जाएं ताकि हमारा अकाउंट क्लोज हो। हमने अभी क्या बात सीखी थी कि नॉर्मल लॉस को वैल्यू तब लगती है जब लॉस यूनिट सेलेबल हो। तो क्या हमारे लॉस यूनिट सेलेबल है? नो, इसको वैल्यू नहीं लगेगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं उसी वक्त हमें एहसास हुआ भाई लॉस यूनिट सेलेबल नहीं है, इनकी तो उल्टी डिस्पोजल कॉस्ट है। तो हमने अभी बात सीखी है कि जब लॉस यूनिट्स पे डिस्पोजल कॉस्ट हो तो वो कॉस्ट डिस्पोजल कॉस्ट नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट को कॉस्ट में इजाफा है। तो जनाब यहाँ पे हम नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट को ऐड करते हैं। डिस्पोजल कॉस्ट नॉर्मल लॉस यूनिट्स की कितनी है जी? 300 यूनिट्स 2.7 के हिसाब से 810। 300 यूनिट्स 2.1 के हिसाब से 810। नॉर्मल लॉस अगर सेलेबल हैं तो सेल वैल्यू प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होती है, अदरवाइज 0। नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल पे अगर खर्चा आ रहा है तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स का डिस्पोजल खर्चा प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, प्रोसेस कॉस्ट में इजाफे के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। और यही इफेक्ट कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट होगा। हम कॉस्ट पर यूनिट्स की जब कैलकुलेट करेंगे इस केस में तो इनपुट प्रोसेस कॉस्ट पहले थी 8100, 810 डिस्पोजल का आ गया और एक्सपेक्टेड आउटपुट 3000 माइनस 300, 3.30 रुपीज़ पर यूनिट।
लीजिए जी, एक्चुअल आउटपुट को आप वर्किंग के रेफरेंस से रेट 3.3 का लगाइए 8910 और आप देखेंगे आपका प्रोसेस अकाउंट 8910 पे क्लोज हो गया। यस सर। सो प्रोसेस अकाउंट को बिल्कुल आप एक लॉजिकल वे में लेके चलेंगे तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इजी टू कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाना, इसमें अच्छा स्कोर करना इस चैप्टर में बड़ा आसान रहेगा अगर आप बेसिक असूल सीखते जाएं और लॉजिकल वे में इनको इनकॉर्पोरेट करते जाएं। हर चीज़ को हमने लॉजिकल वे में समझ के, हाँ भाई ये बात जो हो रही है तो ऐसा ही होना चाहिए, असूलों के मुताबिक, कॉमन सेंस के मुताबिक, बिजनेस असूलों के मुताबिक यही बात ठीक है। जो बात आपको लगे जस्टिफाइड नहीं हो रही, किसी कैलकुलेशन की, किसी एंट्री की आपको जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही तो ज़रूर पूछिए। अगर डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए लॉस यूनिट्स की तो हम कैसे डील करते हैं? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब ज़रा एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। हमने नॉर्मल लॉस के 2 सिनेरियो देखे, बल्कि 3 सिनेरियो देखे। एक, लॉस यूनिट्स आर नॉट सेलेबल, इलस्ट्रेशन 6। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में कैसे नजर आते हैं। फिर लॉस यूनिट्स आर सेलेबल, इलस्ट्रेशन 7। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में कैसे ट्रीट किए जाते हैं। देन नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैव डिस्पोजल कॉस्ट इन्वॉल्व, तो फिर नॉर्मल लॉस यूनिट्स को प्रोसेस अकाउंट में कैसे डील करना है। ये 3 सिनेरियोज हमने नॉर्मल लॉस के देखे हैं। अब हम यही 3 सिनेरियो अब नॉर्मल लॉस के देखेंगे, लेकिन अब नॉर्मल लॉस को जरा रिकॉल करें, होता क्या है। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? व्हेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन नॉर्मल या एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब जब आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल या एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा होगा तो ही एबनॉर्मल लॉस है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस जब भी अराइज हो रहा है नॉर्मल लॉस तो होगा। नॉर्मल लॉस से भी ज्यादा लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस है। इसका मतलब अगली एग्जांपल में जब हम एबनॉर्मल लॉस डिस्कस कर रहे होंगे तो साथ साथ नॉर्मल लॉस की रिवीजन हो रही होगी हमारी, क्योंकि नॉर्मल लॉस उन सिनेरियो में एग्जिस्ट करेगा, तभी उसके ऊपर का लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। सो नॉर्मल लॉस की रिवीजन और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट अब हम ये सीखने जा रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल लॉस की कहानी ज़रा, उसकी नेचर तो हमें पता है कि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड लॉस है। और अनएक्सपेक्टेड लॉस मतलब हमारे प्रोसेस के डिज़ाइन के मुताबिक इसको होना नहीं चाहिए था। अगर हो गया है तो शायद किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, ऐसा ही है जी। अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो शायद किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। पहला असूल, एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं आता। मैंने हर फॉर्मूले में आपको बार बार हाईलाइट किया था कि भाई 3 कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला हमने पढ़े हैं अभी। पहला फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट का ये आया था, हमने कहा था जी टोटल प्रोसेस को डिवाइड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट नहीं ली, एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब नॉर्मल लॉस को ट्रीट करना है हमने। फिर स्क्रैप वैल्यू आई तो मैंने कहा जी प्रोसेस कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस करो। एक्चुअल लॉस इससे ज्यादा हो कम हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो प्रोसेस कॉस्ट में डिस्पोजल कॉस्ट ऐड करो, सिर्फ एक्चुअल लॉस ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो फर्क क्यों नहीं पड़ता, हम क्यों कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस, अगर मैं एबनॉर्मल लॉस के असरात यहाँ पे लाना शुरू कर दूं और मैं कन्विंस्ड हूँ कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो मेरी स्टाफ की नालायकी की वजह से हुआ है, लेकिन अगर मैं एबनॉर्मल लॉस के असरात को इस कॉस्ट की कैलकुलेशन में लाऊंगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के असरात की वजह से बदल जाएगी और मेरी प्राइस बदलेगी। अब ये सही है या गलत, उसके लिए कल हम एक केक की बात कर रहे थे, उसी बात को आगे लेके चलते हैं।
एक केक में 10 अंडे लगते हैं और हमारी रूटीन में हमारा वर्कर एक अंडा तोड़ता है, तो हमने कहा जी एक केक में 11 अंडे, 11 अंडे को खर्चा डाल दो इसको। अब एक शरीफ आदमी हमें ऑर्डर देके गया, एक केक 2000 एडवांस देके चला गया कि जी केक बना दो, कल मैं आऊँगा ले जाऊँगा। अब जो वर्कर केक बना रहा था उसने वो केक बनाते हुए एक की बजाय 6 अंडे तोड़ दिए। अब क्या मैं उस केक की कॉस्ट में 16 अंडे की कॉस्ट डालूं? अगर मैं 16 अंडे की कॉस्ट डालूंगा तो क्या ये कस्टमर के साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल उसके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ये कस्टमर का कोई कसूर नहीं है, ये मेरे स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से हादसा हुआ है। तो जो 5 अंडे इजाफी टूट गए हैं, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। उसकी कॉस्ट का बर्डन कस्टमर पे नहीं जाना। अगर मैं उसकी कॉस्ट का बर्डन यहां डाल दूंगा ना, एबनॉर्मल लॉस का बर्डन यहां डाल दूंगा, तो कॉस्ट पर यूनिट और फिर प्राइस पर यूनिट में ट्रांसफर होकर कस्टमर पे चले जाता है बर्डन। तो पहली बात असूल ज़हन में रखो कि एबनॉर्मल लॉस अगर होता है, इसका बर्डन कस्टमर पे नहीं जाना, इसका बर्डन कॉस्ट पर यूनिट पे ट्रांसफर नहीं होना। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट अब बर्डन तो नुकसान तो हो गया ना, तो कहाँ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो भाई ये सीधा एज एबनॉर्मल लॉस पीएनएल को चार्ज हो जाएगा। एज एबनॉर्मल लॉस सीधा पीरियड कॉस्ट के तौर पे पीएनएल को चार्ज हो जाएगा। जैसे हम किराया चार्ज करते हैं पीएनएल को बिल्डिंग का, जैसे हम कोई और खर्चा चार्ज करते हैं, किसी की सैलरी चार्ज करते हैं दीजा जाके हम पीएनएल को, ये खर्चा सीधा पीएनएल को जाता है। एक बात। अब दूसरी बात, हम इसको एक और एंगल से इसको देखते हैं, एबनॉर्मल लॉस की कहानी को। मैं ये मार्कर की प्रोडक्शन करता हूं, मेरे एक्सपेक्टेड लॉस है 5%। एक्सपेक्टेड लॉस 5%। 5% एक्सपेक्टेड लॉस सर। मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया 95 मार्कर्स का, तो मुझे कितने मार्कर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है? 100 की। मेरा एक्सपेक्टेड लॉस 5% है, मुझे 95 मार्कर्स का ऑर्डर मिला है, तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए 100 मार्कर की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। 100 मार्कर की प्रोडक्शन से 95% मुझे आउटपुट मिल जाएगी। 5% लॉस होगा मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। आई एक्सपेक्ट कि मुझे 95 मार्कर मिल जाएंगे जो मैं सप्लायर कस्टमर को बेचना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब हमने प्रोडक्शन शुरू की, प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, इंस्पेक्शन हुई। इंस्पेक्शन के वक्त मेरा एक्चुअल लॉस आ गया 8 मार्कर्स का। मेरा नॉर्मल लॉस क्या था? 5 का। एक्चुअल लॉस आ गया 8 का। इसका मतलब 3 मार्कर्स एबनॉर्मल लॉस। अब मेरे ये 3 मार्कर अगर मेरी प्रोडक्शन मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मेरे हिसाब से ठीक चलती तो मुझे 95 सेलेबल मार्कर मिलने चाहिए थे। मुझे मिले 92 सेलेबल मार्कर। 3 मार्कर मेरे डूब गए, अब मैं वो बेच नहीं सकता। मतलब उन 3 मार्कर्स पे बनाने पे जो मेरा खर्चा लगा वो खर्चा मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब एक सवाल मेरा, क्या मेरा उन 3 मार्कर्स पे जो खर्चा लगा पर यूनिट, वो मेरा जो 92 मार्कर पे पर यूनिट लगा है उससे फर्क है? दोबारा सवाल सुनो। अब मेरे मार्कर जो बने हैं 100 मैंने इनपुट किए थे, 100 इनपुट हुए, जिनमें से जो फिनिश्ड मिले हैं मुझे सेलेबल 92 हैं। एबनॉर्मल लॉस 3, नॉर्मल लॉस 5 है। ठीक है, ये कहानी है। अब मेरा सवाल था नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करना, उस पर तो हम बात कर चुके हैं। अब कहानी इन 2 की है। मेरा सवाल आपसे है कि इन मार्कर बनाने पे मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट लगी है, क्या वो इन मार्कर की कॉस्ट पर यूनिट से फर्क है? आंसर इज नो, इट इज द सेम। बट हुआ क्या, इन मार्कर पे जो मेरा खर्चा लगा वो मेरी फिनिश्ड प्रोडक्ट में एज एसेट गया, बिकॉज इट इज सेलेबल। इन प्रोडक्ट पे जो खर्चा लगा वो कहाँ जाएगा?
P&L, और वो खर्चा पर यूनिट सेम है जो यहाँ पे लगा, ऐसा ही। तो भाई यहाँ से जो हम असूल सीख रहे हैं, हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, जो कॉस्ट पर यूनिट इसके लिए एप्लीकेबल है वही कॉस्ट पर यूनिट इसके लिए एप्लीकेबल है। बट फर्क क्या होगा, ये आउटपुट हमारी फिनिश गुड्स को ट्रांसफर होगी और ये आउटपुट हमारी, ये आउटपुट कॉस्ट पे फिनिश गुड्स में जाएगी और ये आउटपुट कॉस्ट पे, जितने पैसे का नुकसान हुआ वही रिकॉर्ड करूंगा ना मैं। तो असूल यहाँ पे जब बना कि भाई फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल लॉस दोनों के यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। फर्क क्या होगा, सिर्फ के फिनिश गुड्स के यूनिट्स एक्चुअल कॉस्ट पे इन्वेंट्री में चले जाएंगे, एसेट में, और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स एक्चुअल कॉस्ट पे चले जाएंगे P&L को एज एक्सपेंस। ये मेरा एसेट हो गया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट दोनों में सेम होती है क्योंकि दोनों में खर्चा सेम लगा है, क्योंकि इंस्पेक्शन के ऊपर पता लगा ना भाई ये ठीक है ये खराब है, जो ठीक है वो एसेट में चला गया, जो खराब है वो कॉस्ट में चला गया, नुकसान में चला गया, उस पर जो पैसा लगा था डूब गया। तो एबनॉर्मल लॉस की कहानी क्या है, एबनॉर्मल लॉस आर असाइंड फुल कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग देम, जितनी कॉस्ट उनको बनाने में लगी जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट के बराबर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी मिसाल दी गई, इफ इंस्पेक्शन इज कैरीड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स आउटपुट यूनिट्स कॉस्ट। Abnormal loss reflects the inefficiency of the organization. The value of abnormal loss is cost of this inefficiency, which is charged to the income statement as cost. ये abnormal loss की कहानी है छोटी सी। अब हम abnormal loss के केसेस देखेंगे 3। Loss units not saleable, loss units are saleable, and loss units have disposal cost. ये जो normal loss के साथ 3 केसेस देखे थे ना, वही 3 केसेस अब हम रिपीट करने जा रहे हैं abnormal लॉस के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 एंड 11। पहला केस है नो स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स, सेलेबल नहीं है जी लॉस यूनिट्स। डाटा अगेन वही है, इनपुट 3000, नॉर्मल लॉस 10%, एक्चुअल आउटपुट 2500, डायरेक्ट मटेरियल 6300, डायरेक्ट लेबर 600, डायरेक्ट ओवरहेड ऑब्जॉर्ब 1200। नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ आउटपुट एंड प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ प्रोसेस एंड एबनॉर्मल लॉस। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ सीखिएगा कि जब एबनॉर्मल लॉस की कहानी आती है तो एबनॉर्मल लॉस का अलहदा से भी हमें एक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, हमें एबनॉर्मल लॉस का एक अलहदा अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। हम प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पे P&L को चार्ज करते हैं। नॉर्मली दिस इज हाउ वी प्रोसेस दिस एंट्री। तो अभी हम देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं जनाब। हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है, हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, और प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो कॉस्ट पर यूनिट तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो हम 2 अकाउंट्स, ये कौन सी इलस्ट्रेशन है, 9, इलस्ट्रेशन 9 में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक प्रोसेस अकाउंट। अच्छा जी, मैं अब हर कॉलम का ना टाइटल अब मैंने लिखा करूंगा, दिस इज अंडरस्टूड, ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, ठीक है। मैं बार बार इसका टाइटल अब नहीं लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इट। मैं थोड़ा सा अपनी स्पेस और टाइम बचाने के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। अच्छा, जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में अब हर अकाउंट इसी तरह बना करेगा, क्वांटिटी एंड अमाउंट, मतलब नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी ऐसे बनेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में हर अकाउंट इसी अंदाज में बना करेगा। अच्छा जी, प्रोसेस अकाउंट के स्टेप्स आपको बताए गए हैं। प्रोसेस अकाउंट से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड पे स्टेप नंबर 1, डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट फीड करो। प्रोसेस 1 में हम स्टेप नंबर 1 में ये दोनों वैल्यूज फीड करेंगे। तो हमारे पास सेम डाटा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड एब्जॉर्ब। 6300, 600, 1200। स्टेप नंबर 1 डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट आ गई। स्टेप नंबर 2 इनपुट यूनिट्स 3000। स्टेप नंबर 3 क्रेडिट साइड पे आउटपुट एंड लॉसेस, आउटपुट एंड लॉसेस, और साथ ही डेबिट क्रेडिट साइड बराबर करना। ये स्टेप नंबर 3 है। आउटपुट एंड लॉसेस लाइए इस क्वांटिटी के कॉलम में और ये दोनों साइड्स को मैच कीजिए, बराबर कीजिए, क्लोज कीजिए क्वांटिटीज को।
तो जनाब आउटपुट और लॉसेस की बात करते हैं तो हमें बताया गया है हमारी एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट 2500 है। हमें बताया गया है कि हमारा नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट 300 है। लीजिए जी, क्या दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई? नो, दोनों साइड बराबर नहीं हुई। इसका मतलब देयर इज सम एबनॉर्मल एक्टिविटी। हमें नजर आ रहा है यहां से कि हमारा एक्चुअल लॉस 500 है, ऐसा ही है जी। हमारा एक्चुअल लॉस 500 है, हमारा नॉर्मल लॉस 300 है, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस हम अलहदा से वैसे तो इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कल हमने सीखा था कि हम यहाँ से एक्चुअल लॉस लें, एक्चुअल लॉस में से नॉर्मल लॉस निकाले, अब नॉर्मल लॉस निकल आते हैं। लेकिन प्रोसेस अकाउंट जब बना रहे हो तो दिस इज बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग क्वांटिटी है। जब प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो तो ये बैलेंसिंग क्वांटिटी है। हमें एबनॉर्मल लॉस की इक्वेशन के थ्रू वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉस यहाँ पे 3000 माइनस 2500 500 है। हम एबनॉर्मल लॉस यहाँ से निकाल सकते हैं 500 माइनस 300 200, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। when you are making a process account, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा हम बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। जब प्रोसेस अकाउंट नहीं बना रहे तो फिर एबनॉर्मल लॉस आप ऐसे निकालोगे, लेकिन जब प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो तो इसकी जरूरत फिर नहीं है, आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ले लेते हो, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। अच्छा जी, हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 आ गया और स्टेप नंबर 3 भी हमारा हो गया। क्वांटिटीज टैली हो गई जी, यहाँ पे 3000 पे टैली, ये जी हमारा 3000 पे टैली हुआ, ये हमारा अब स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आखिरी स्टेप नंबर 4 विच इज इन आउटपुट्स की वैल्यूएशन। हमने आउटपुट और लॉसेस जो लिखे हैं इनकी वैल्यू, दैट इज द लास्ट स्टेप, आउटपुट एंड लॉसेस की वैल्यू। हमने जो बात सीखी ये इधर सामने ही नजर आ रही है, नॉर्मल लॉस आर वैल्यूड एट सेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। तो क्या इस केस में नॉर्मल लॉस सेलेबल है? नॉर्मल लॉस सेलेबल नहीं है, तो जनाब इनकी वैल्यू 0। फिर हमने दूसरा असूल जो अभी सीखा एबनॉर्मल लॉस की डिस्कशन में कि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आर वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग देम, which is not different from actual cost incurred in making actual output। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है और कॉस्ट पर यूनिट पे हमने इसको भी वैल्यू करना है, इसको भी वैल्यू करना है। कॉस्ट पर यूनिट इस केस में, क्या इस केस में लॉस यूनिट सेलेबल है? लॉस यूनिट की डिस्पोजल कॉस्ट है? जब ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी होती है इनपुट प्रोसेस कॉस्ट which is 8100 divided with expected output 3, cost per unit is 3। इस केस में when lost units they don't have a sale value, when lost units they don't have a disposal cost, cost per unit is 3। तो जनाब इसी 3 पे आपने एक्चुअल आउटपुट को वैल्यू करना है और इसी 3 पे आपने एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करना है। 7500 600 you can close your process account here। process account 8100 पे क्लोज कर दिया और ये कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगी प्रोसेस अकाउंट से। प्रोसेस अकाउंट से हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर हुए 200 यूनिट्स 600 रुपए पे, हमारा प्रोसेस अकाउंट क्लोज हो गया। हमें 200 यूनिट्स हमने बनाए जो कि सेलेबल नहीं है, ये पैसा इनको बनाने पे जो 600 हमारा लगा वो डूब गया, यही कहानी है ना। हमने प्रोडक्शन में ये 200 यूनिट्स जो हमारे बने हैं ये सेलेबल नहीं है, इन यूनिट्स को बनाने पे हमारा 600 का खर्चा लगा, वो हम एबनॉर्मल लॉस में ले आए। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को कॉस्ट पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया और यहाँ पे आप कहानी क्या है कि भाई ये जो 600 रुपये है ये हमारा डूब गया है, तो पीएनएल को चार्ज कर दो। 200 यूनिट्स और 600 रुपये लीजिए जी, ये आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज। जी जनाब, ये इलस्ट्रेशन 9 का सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके डिफरेंट जो पॉइंट्स थे उनको हमने हाईलाइट किया और ट्रीट किया। एनी क्वेश्चन?
हमने 3000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। जब हमने इंस्पेक्शन की तो हमारे कितने यूनिट्स खराब हो गए? 500। इंस्पेक्शन में हमें पता लगा हमारे 500 यूनिट खराब हो गए हैं, सिर्फ 2500 यूनिट फिनिश गुड में जा रहे हैं। लेकिन फिर हमें पता है 500 में से 300 नॉर्मल है, 200 नॉर्मल है, तो हमने नॉर्मल और नॉर्मल लॉस यूनिट को अलग-अलग रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट का तरीका अलग-अलग। ठीक है, तो हमने कहा जी टोटल 500 इंस्पेक्शन में खराब हुए हैं। खराब 500 हैं, एक ही जैसे कोने में पड़े हुए सारे, लेकिन अकाउंटिंग में इनको अलग दिखाना है। 500 के 500 खराब, 500 के 500 स्क्रैप में एक ही जगह ढेर लगा पड़ा है। अकाउंटिंग में इनको 300 और 200 अलग दिखाना है। ऐसा नहीं कि इन पे कोई और टैग लगा हुआ है, इन पे कोई और टैग लगा हुआ है, ये लाल रंग के, ये नीले रंग के, ऐसा नहीं है, हैं सारे ही एक जैसे। खराब हो गए, ढेरी लग गई 500 की, गिने 500 है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 300 की अलहदा होगी, 200 की अलहदा होगी, हमने इसलिए इनको अलहदा यहाँ पे रखा है जी। एनी क्वेश्चन? एबनॉर्मल लॉस का पहला केस विद नो स्क्रैप वैल्यू। जैसे कल हमने पहला केस नॉर्मल लॉस का देखा था विद नो स्क्रैप वैल्यू, ये नॉर्मल लॉस के अलावा अब एबनॉर्मल लॉस भी आ गया था, लेकिन नो स्क्रैप वैल्यू। हाउ टू डील विद दैट? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 10, एबनॉर्मल लॉस विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स। अब लॉस यूनिट सेलेबल है, सारी कहानी वैसे ही है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी, बाकी सारी बात वैसे ही है। ठीक है जी। तो जनाब इस केस में रिक्वायरमेंट भी हमारी थोड़ी सी अपडेट हुई है। एक प्रोसेस अकाउंट, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एक स्क्रैप अकाउंट। अब हमें स्क्रैप अकाउंट भी बनाने को कहा जा रहा है। व्हाट इज स्क्रैप अकाउंट, उसको भी समझते हैं जी। तो अब हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, और ये अकाउंट बनाने हैं तो कॉस्ट पर यूनिट तो निकालनी ही पड़ेगी। कॉस्ट पर यूनिट के बगैर हमारे अकाउंट्स बनते नहीं हैं, प्रोसेस अकाउंट हमारा बनता नहीं है कॉस्ट पर यूनिट के बगैर। अब हमें 3 अकाउंट्स बनाने को कहा जा रहा है। लॉस यूनिट्स क्योंकि सेलेबल हैं एज अ स्क्रैप, तो अब हमें स्क्रैप अकाउंट भी बनाने को कहा जा रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पहला अकाउंट हमारा बनेगा प्रोसेस का, दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा एबनॉर्मल लॉस का, और तीसरा अकाउंट हमारा बनेगा स्क्रैप का। कहानी हमारी प्रोसेस अकाउंट से शुरू होगी उसी अंदाज में। सबसे पहले डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड एब्जॉर्ब। डायरेक्ट मटेरियल 6300, 600, 1200। स्टेप नंबर 1 डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट। स्टेप नंबर 2 डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटी, यूनिट्स कितने हैं? 3000। नेक्स्ट स्टेप क्रेडिट साइड पे आउटपुट एंड लॉसेस रिकॉर्ड कीजिए और क्वांटिटीज के कॉलम को क्लोज कीजिए इक्वल करके। तो जनाब हम आउटपुट पे जब जाते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट 2500 और नॉर्मल लॉस 300। इसके बाद जब क्लोज करने जाते हैं तो हमें पता लगा ये साइड्स बराबर नहीं हो रही, हमें पता लगा साइड्स बराबर नहीं हो रही, बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे कितने की? 200 की। लीजिए जी, अब साइड्स हमारी बराबर होगी। स्टेप नंबर 3 हमारा अब कंप्लीट हुआ है। डेबिट क्रेडिट साइड क्वांटिटीज बराबर होगी। एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे जी। जी, एनी क्वेश्चन? एबनॉर्मल लॉस हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर
है। 3 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। स्टेप नंबर 1 कॉस्ट भी आ गई, स्टेप नंबर 2 इनपुट भी आ गया, स्टेप नंबर 3 आउटपुट लॉसेस भी रिकॉर्ड हो गए, जिसमें एब्नॉर्मल लॉस हमेशा बैलेंसिंग फिगर आती है। साइड्स क्वांटिटीज की हमारी टैली होगी स्टेप नंबर 3 की कंप्लीशन पे। लास्ट स्टेप क्या जी? वैल्यू, आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू, आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू। सबसे पहले नॉर्मल लॉस की वैल्यू हम ऐसे केस में लगाते हैं, और नॉर्मल लॉस की वैल्यू तब लगेगी जब लॉस यूनिट सेलेबल हैं। क्या यहाँ पे लॉस यूनिट सेलेबल हैं? यस, लॉस यूनिट्स आर सेलेबल। किस रेट पे? 1.8 पे। तो 300 इंटू 1.8। अब जरा एक वजह से देखिएगा, यहाँ पे एक नया अकाउंट एक्टिव होने जा रहा है 540। नॉर्मल लॉस यूनिट्स के अगेंस्ट सेल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। ये हम बेसिकली प्रोसेस की इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं रिकवरी से, जो कि नॉर्मल लॉस यूनिट बेच के पैसा में रिकवर हो रहा है उससे हम लेस करते हैं। नॉर्मल लॉस यूनिट्स को हम यहां से ट्रांसफर कर देते हैं स्क्रैप अकाउंट में। बेसिकली स्क्रैप अकाउंट में नॉर्मल लॉस यूनिट ट्रांसफर किया जाए। बेसिकली स्क्रैप अकाउंट समझ लो एक डिपार्टमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजल ऑफ लॉस यूनिट्स। लॉस यूनिट्स की डिस्पोजल के लिए जिम्मेदार है। फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन के बाद जो तो यूनिट्स ओके हैं वो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर दिए, और जो यूनिट्स खराब हैं वो स्क्रैप डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए। स्क्रैप डिपार्टमेंट को आपने भेजे यूनिट्स सेल वैल्यू पे। तो जनाब यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट से नॉर्मल लॉस यूनिट्स आए कितने? 300। किस वैल्यू पे? 540। अच्छा, यहाँ पे क्यों भेजा गया? जब तक ये यूनिट्स बिके नहीं हैं, ये आपका एसेट है ना, ये भी जब तक ये बिके नहीं है, ये 540 रुपए का एसेट है, आपका बिक सकते हैं ना। दीज आर कन्वर्टेबल टू 540 रुपीज कैश। जो यूनिट्स तैयार हो गए वो फिनिश गुड्स को चले गए, वो जब बिकेंगे वहां से ट्रीट होंगे। लेकिन जो यूनिट्स खराब हो गए लेकिन बिक सकते हैं, तो उनको आग नहीं लगानी, हमने फेंकना नहीं है, अकाउंट्स में तो रखना है ना भाई, ये भी हमारा एसेट है, इनको हम बेच सकते हैं। फौरन अभी नहीं बिके, हमने कहा जी बेच सकते हैं, यहाँ पे डाल दो। ये हमारा एसेट 540 पे इधर आ गया। ये हमारा अगर फिनिश गुड्स है तो ये फिनिश गुड्स को चला जाएगा किस रेट पे? कॉस्ट पे। ठीक है जी, कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे निकलती है जब लॉस यूनिट सेलेबल होते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस भी सेलेबल है, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने उनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं लगाई, यहाँ पे सिर्फ लॉस यूनिट की सेल वैल्यू ली है, नॉर्मल लॉस यूनिट की सेल वैल्यू ली है 540 डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट नहीं लेनी हमने, 2.8 पर यूनिट। लीजिए जनाब, हमने जो बात सीखी है कि इसने भी 2.8 पे जाना है और इसने भी 2.8 पे ही जाना है, तो 2.8 इंटू 2500 7 और 560 टोटल 8100। प्रोसेस अकाउंट हमारा क्लोज हो गया जी। अगर हमें फिनिश गुड अकाउंट बनाना होता तो ये फिनिश गुड को चला जाता, और ये कहाँ जाना है? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में। नॉर्मल लॉस अकाउंट में भाई प्रोसेस अकाउंट से आए 200 यूनिट्स 560 के। सबर सबर सबर। कहानी यहाँ तक प्रोसेस अकाउंट क्लोज हो गया। अब जरा एब्नॉर्मल लॉस की कहानी दोबारा सुनो। हमने एब्नॉर्मल लॉस की कहानी पिछली एग्जाम्पल तक क्या सीखी थी? मैंने ये खर्चा लगा के जब यूनिट्स बनाए तो मेरा ख्याल था मुझे 2700 यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे मिले 2500 यूनिट सेलेबल। 200 यूनिट्स मेरी उम्मीद से ज़्यादा ख़राब हो गए। हमने कहा ये तो एब्नॉर्मल लॉस है। एब्नॉर्मल लॉस बनाने पे 200 यूनिट बनाने पे खर्चा लगा 560। सेम खर्चा जो इन पे लगा वही इन पे लगा। मैंने कहा जी 200 यूनिट बनाने पे 560 खर्चा लगा, जो कि अब सेलेबल नहीं है, इनको ले जाओ अब नॉर्मल लॉस में। 200 यूनिट बनाने पे 560 खर्चा लगा, क्या सारा डूब गया?
सारा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लॉस यूनिट्स आर सेलेबल। जिस तरह नॉर्मल लॉस सेलेबल है, ये भी तो लॉस है। ये कुछ सुतेले नहीं है, ये है वही जैसे मैंने कहा डेयरी इकट्ठी पड़ी हुई है, बिकेंगे इकट्ठे बिकेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट फर्क है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट थोड़ा ये आया कि इनको बनाने में मेरा खर्चा 560 लगा है, बट डूबा 560 नहीं है क्योंकि ये भी सेलेबल है। तो भाई इनको भी स्क्रैप अकाउंट में भेजो। जो सेल वैल्यू है उस पे 200 इंटू 1.8 था 360 जनाब। तो यहां से 200 यूनिट्स 360 पे इनको भी यहां ले आओ। ये एबनॉर्मल लॉस से यहां पे आ गए 200 यूनिट्स 360 पे। अब बाकी का नुकसान, ये डूबे हमारे पैसे असल में इन 200 यूनिट बनाने पे लगे 560 में 360 रिकवर हो गए, बाकी जो है वो हमारा डूब गया 200। ये जी हमारा अब अकाउंट क्लोज हुआ। हमारा नुकसान जो हुआ है वो 200 का हुआ है। स्टाफ की नेग्लिजेंस से हमारे 200 यूनिट्स खराब हुए जिनको बनाने में 560 रुपए लगे थे, लेकिन इन 560 में से स्क्रैप सेल के थ्रू इनको स्क्रैप में बेच के हमने 360 रिकवर कर लिया। असल नुकसान जो हमें हुआ है वो 200 का हुआ है। ठीक है जी। तो 200 का हमने अमाउंट पीएनएल को चार्ज करनी है। पीएनएल को हिट जो नुकसान हुआ स्टाफ की नेग्लिजेंस से किसी खराबी की वजह से वो 200 है। अब आ जाइए यहाँ पे हमारा एक्चुअल लॉस तो हुआ था। तो भाई ये 500 की जो ढेरी लगी थी ना बिकने के लिए पहुंच गई। जो ढेरी हमने लगाई थी इंस्पेक्शन के बाद 500 की वो बिकने के लिए पहुंच गई और ये बिकेगी कैश के अगेंस्ट। डेबिट कैश क्रेडिट स्क्रैप, यही एंट्री डलती है ना, डेबिट कैश क्रेडिट स्क्रैप। 500 यूनिट्स 900 के लीजिए जी। ये स्क्रैप अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। सो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स बनाने पे जो कॉस्ट लगी हमारी वो कॉस्ट हमने ट्रांसफर की एबनॉर्मल लॉस में, लेकिन वो कॉस्ट सारी की सारी नहीं डूबी इस केस में क्योंकि लॉस यूनिट्स आर सेलेबल। तो भाई जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं उनको भी स्क्रैप अकाउंट में भेजो सेल वैल्यू पे। जो बाकी पैसे बचेंगे वो हमारा नुकसान है क्योंकि 560 में से 360 हम रिकवर कर लेंगे, वो हमारी बचत हो जाएगी। असल नुकसान जो हुआ है इस इनएफिशिएंसी का, इस नालायकी का, वो 200 है। पीएनएल को हिट 200 की जानी है और बाकी पैसे यहाँ से हमें स्क्रैप के थ्रू रिकवर हो जाने हैं जी। एनी क्वेश्चन? हमने एबनॉर्मल लॉस के 2 केसेस देखे हैं। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स में जब लॉस यूनिट सेलेबल हो तो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है, और जब लॉस यूनिट्स सेलेबल ना हो, ये ना होने वाला केस है, लॉस यूनिट सेलेबल नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है? जितना खर्चा लगा सारा डूब गया। जब लॉस यूनिट सेलेबल हैं, लॉस यूनिट सेलेबल हैं तो फिर जितना खर्चा लगा उसमें से कुछ रिकवर हो गया, बाकी डूबा, पीएनएल को गया। तो ये दोनों केसेस साइड बाय साइड आपके पास इलस्ट्रेशन 9 भी एबनॉर्मल लॉस की पड़ी हुई है, इलस्ट्रेशन 10 भी एबनॉर्मल लॉस की पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की कंस्ट्रक्शन सीखी थी, इधर हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के साथ स्क्रैप अकाउंट से डील करना भी सीख लिया। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जा रहे हैं और हमारा नॉलेज बेस प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंट चीज़ों से डील करना वो बढ़ता जा रहा है जी। कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। एबनॉर्मल लॉस का जो तीसरा केस है उस पर हम कल बात करेंगे और कल एबनॉर्मल गेन्स की बात भी करेंगे क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन 3 कल बातें सीखी थी। कल हम एबनॉर्मल लॉस की कहानी ख़त्म करके एबनॉर्मल गेन पे बात भी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।